कल पढ़ रहे थे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ये पढ़ रहे थे ना हम कल। तो उसमें से हमने देखा कि यूनियन क्या होता है और टेरिटरीज क्या होते हैं, जो आर्टिकल 1 हमें एक्सक्लूसिवली कहता है, ठीक है। उसके बाद हमने आर्टिकल 2 भी पढ़ा और आर्टिकल 3 भी पढ़ा। आज हमें पढ़ना है आर्टिकल 4, लेकिन थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ आर्टिकल 2 से लेके। जो आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट, ये है ना। क्या होता है एडमिशन का, क्या मतलब है, या एस्टैब्लिश का क्या मतलब है? कि जब भी हम किसी भी चीज़ को बनाते हैं, किसी भी एरिया को हम क्या बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं, हाँ, या हम इसको एडमिशन करते हैं या हम इसको एस्टैब्लिश करते हैं। तो एडमिशन किसको करते हैं? हाँ, हम उसको एडमिशन करते हैं जो जिसके पास ऑलरेडी स्टेट के जैसे फीचर्स होंगे, यानी स्टेट के जैसे फीचर्स होंगे, क्या करते हैं हम उसको हम एडमिशन करते हैं, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस होगी। शॉर्टली आप कह सकते हो विच इज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट, उसको कहते हैं विच इज नॉट ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। बस दिस इज द डिफरेंस। समझ में आया आप? जो इंडियन टेरिटरी, हाँ, इंडियन टेरिटरी में है ये। हाँ, विद इन इंडियन टेरिटरी हम किसी यूटी को भी बना सकते हैं स्टेट, हाँ। वो हो जाएगा एडमिशन में। कभी कभार ऐसा एरिया होता है, कभी कभार, ठीक है, कभी कभार ऐसा एरिया होता है जिसके जो ऑलरेडी स्टेट जैसी नहीं होती है। फॉर एग्जांपल यूटी जैसी, यूटी जो है जम्मू एंड कश्मीर, जो ये यूटी है कल, मगर इसमें वो फीचर्स हैं स्टेट जैसी, क्योंकि ऑलरेडी स्टेट थी। अब वो छोड़ो, वो स्टेट थी, वो छोड़ो वो कंसेप्ट। आप मान लो कि ये तब से लेके आज तक मान लो कि यूटी ही है, ठीक है। कल गवर्नमेंट अगर को लगेगा कि वो क्या करेगी, वो इसको स्टेट बना सकती है, ठीक है। क्यों स्टेट बना सकती है? क्योंकि ये ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है। दूसरा होता है ऐसा एरिया जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में नहीं है। उसका क्या मतलब है कि उसमें वो स्टेट जैसे फीचर्स नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसको वो ऐसा करते हैं, उसको एस्टैब्लिश करते हैं, तब जाके वो स्टेट बनती है, ठीक है। एडमिशन एंड एस्टैब्लिश, मगर दोनोों स्टेट कंट्री के अंदर ही। न्यू स्टेट बनाना, हाँ, नहीं होगी ना, आपने नई स्टेट बनाई ना, स्टेट ये थी नहीं, जो इंडियन फॉरेन टेरिटरी का है। वो अलग बात है। ये भी इसमें आ रहा हूँ, वो आर्टिकल 4 है। इसमें कोई एग्जांपल का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आर्टिकल 4 में। आर्टिकल 4 जो है वो बाहर के साथ रिलेशन है, ठीक है, वो आर्टिकल 4 है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस होगी, फॉर एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर, ये ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, स्टेट के एलिमेंट्स बराबर हैं, ओके। तो इसको जब स्टेट बनाई जाएगी तो इसको हम कहेंगे इसको एडमिशन करते हैं। कोई ऐसा एरिया होगा, मे बी कल 2 साल के बाद 10 साल के बाद कोई ऐसा एरिया होगा जो स्टेट को हम उसको बनाएंगे स्टेट, क्योंकि हर जगह स्टेट की डिमांड अलग अलग होती है। वो भी मैं उस पर मैं अभी आ रहा हूँ, लेकिन उसमें वो ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस नहीं होगी, यानी वो स्टेट जैसी नहीं होगी, लेकिन उसको स्टेट बनाया जाएगा, उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा एज अ स्टेट। दैट इज अ वर्ड एस्टैब्लिशमेंट एंड दिस अ वर्ड इज एडमिशन। ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, not in existence, which is not in existence already, that is called establishment. फिर है आर्टिकल 3, जो भी आपको कल ही पढ़ाया था। आर्टिकल 3 क्या कहता है? ये कहता है कि स्टेट में से स्टेट को निकालेंगे, स्टेट को ही स्टेट में निकालेंगे। ये एक स्टेट है, अब क्या करेंगे, इसको इसी स्टेट में से दूसरा स्टेट निकालेंगे। स्टेट ए है, स्टेट बी है। पहले क्या थी, ये ए स्टेट, अब इसी में से दूसरे स्टेट को भी निकाला, होगी बी स्टेट। कल में भी हो सकता है इसको सी स्टेट निकालेंगे, मे बी कल, ठीक है। तो ये हम कैसे करते हैं, हम अंडर आर्टिकल 3 करते हैं। या हम क्या करते हैं, ये ए स्टेट है, ये बी स्टेट है, ये सी स्टेट है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इन तीनों को मर्ज कर सकते हैं, एक ही स्टेट बना सकते हैं। ये भी हम अंडर आर्टिकल 3 ही करते हैं। कभी कभार एरिया, स्टेट का एरिया इतना होता है, हम क्या करते हैं, हम इसका एरिया इतना ही करते हैं, ये थोड़ा सा इसको निकालते हैं पार्ट, ठीक है। या कभी कभार दूसरी स्टेट इसके साथ में होती है, हम क्या करते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये इसको हम इसके साथ ऐड करते हैं। ये भी हम अंडर आर्टिकल 3 करते हैं। हाँ, आज इसका नाम x है, कल इसका नाम y रखेंगे, ये भी आर्टिकल 3 के अंडर ही करते हैं, ओके। और क्या करते हैं, ये चीजें करते हैं किसके अंडर, इंक्रीज एरिया करते हैं, डिक्रीज एरिया करते हैं, इंक्रीज बाउंड्री करते हैं, या नेम ऑफ द स्टेट करते हैं। बहुत सारे स्टेट को नाम चेंज किया गया है, फॉर एग्जांपल पौंडीचेरी को पुडुचेरी, हाँ,
उड़ीसा को उड़ीसा, ठीक है, उत्तराखंड को पहला नाम क्या था, उत्तरांचल, ऐसे करके बहुत सारे एरियाज को नाम चेंज किया है, स्टेट को नाम चेंज किया है। आर्टिकल 3 जो है ये नॉन फेडरल नॉन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। नॉन फेडरल, यस, नॉन फेडरल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बोला था कि जब ऐसी चीज़ें हमें करनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक बिल को प्रेजेंट करते हैं, कहाँ पर, पार्लियामेंट में। मैंने कल ही बोला था आप बिल को प्रेजेंट करते हो कहाँ पर, पार्लियामेंट में। जब आप बिल को पार्लियामेंट प्रेजेंट करते हो, क्या ये होना चाहिए थ्रू रेजोल्यूशन और थ्रू बिल? बिल। रेजोल्यूशन क्यों नहीं? क्योंकि रेजोल्यूशन प्राइवेट मेंबर कर सकता है, ये प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता। अगर कर सकता है तो कौन कर सकता है? सिर्फ मेंबर जो होगा वो करेगा, लेकिन उसके लिए उसको प्रियर रिकमेंडेशन चाहिए, कहां से? प्रेसिडेंट से। फिर प्रेसिडेंट कहां भेजता है? स्टेट को। स्टेट के लिए क्यों चाहता है? अगर उसने दी या नहीं दी तब भी वो उसकी बाउंड्री नहीं, तो इसका मतलब है कि फेडरल स्ट्रक्चर एग्जैक्टली तो हो गया ये। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मे बी आपको थोड़ा आइडिया आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो समझ लेना। मैंने कहा था ना कल, आपको मैंने कहा था ना कल, सिक्किम कल ही लिखवाया था मैंने। अब देखो क्या है, आर्टिकल 4 जो है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो भी चेंजेस आप लाते हो अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर आर्टिकल 3, याद रखना, आर्टिकल 4 कहता है, यहां से पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? कोई भी चेंज आप लाते हो, एनी चेंज विच यू मेक अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर आर्टिकल 3, यानी एनी चेंज, कोई भी चेंज आप लाते हो अंडर आर्टिकल 2 एंड अंडर आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 के अंडर क्या करते हो आप? एडमिशन करते हो। अंडर आर्टिकल 2 के अंडर क्या करते हो? एस्टैब्लिश करते हो। या तो आप एडमिशन करते हो या तो आप एस्टैब्लिशमेंट करते हो। आर्टिकल 3 के अंडर क्या करते हो? जो मैंने आपको भी बोला, आप क्या करते हो? आप करते हो चेंज द बाउंड्री करते हो, नेम चेंज करते हो, ठीक है, या स्टेट में से स्टेट को ही निकालते हो, ठीक है, या स्टेट को ही मर्ज करते हो। ये जो सारे चेंजेस जो आप करते हो, दिस चेंज शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। बात समझ में आ रही है? मैं रिपीट कर रहा हूं, जो भी चेंज आपने इसके अंडर लाई, शैल नॉट बी कंसिडर्ड, यहां मैं लिखता हूं, शैल नॉट बी कंसिडर्ड as an amendment under article 368। तो इसका क्या मतलब है? किस मेजॉरिटी से आप वो करेंगे अंडर आर्टिकल 2 एंड 3? शाबाश। अंडर आर्टिकल 2 के अंडर जब चेंज कर रहे हो, अंडर आर्टिकल 3 के जो आप चेंज कर रहे हो, किस मेजॉरिटी से आप चेंज करेंगे? ऑब्वियसली आप 2 को भी 3 को भी करेंगे सिंपल मेजॉरिटी के साथ। क्यों? क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी नहीं माना जाता है अंडर आर्टिकल 368, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो भी चेंज आप करोगे 2 के अंडर, 3 के अंडर, वो सिंपल मेजॉरिटी से होना चाहिए, ना कि स्पेशल मेजॉरिटी से होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पेशल मेजॉरिटी किसके अंडर आती है? तो यहां पर मैंने कहा ना, 2 तरीके हैं। एक है 2/3 मेजॉरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग, है ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्लस मैंने कहा था 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस रेटिफिकेशन ऑफ 1/2 ऑफ द स्टेट्स। हाफ ऑफ स्टेट्स मीन्स अगर 30 स्टेट है तो 15, अगर आज कितना है 28 मीन्स 14 और 15, 14 या 15 ना, 14 कम से कम होना चाहिए। जब भी आप वो वाले चेंज करते हो, एडमिशन करते हो, एस्टेब्लिशमेंट करते हो, चेंज करते हो, नाम, बाउंड्री वगैरह, एरिया वगैरह जो करते हो, लेकिन वो सारा का सारा होना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी के अंडर, ना कि इसके अंडर, ठीक है। ये कहता है कौन? आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 4। however is word here, however क्या है? अगर आप इंडिया, आपका मतलब इंडिया, अगर इंडिया एक्वायर करेगी, एक्वायर कहां से करेगी? अपनी एरिया से, बाहर से? बाहर से। अब हम निकलते हैं बाहर, कंट्री के बाहर। अगर आप एक्वायर करते हो किसी भी एरिया को, से फॉर एग्जांपल आपने पाकिस्तान से कोई एरिया लिया, मगर आपने क्या किया? इसको एक्वायर किया।
या आपने यहां से ही दे दिया, यहां से ही, उसको क्या कहते हैं जब आप यहां से देते हो, सीड करना, सीड करना, ठीक है। या आप एक्सचेंज करते हो, आप वो वाला हिस्सा लेंगे, मैं ये वाला हिस्सा लूंगा, उसको हम कहते हैं एक्सचेंज। आप वहां से ही लेते हो, आप उसको कहते हो एक्वायर करना। आप यहां से ही देते हो, उसको आप कहते हैं आप सीड करते हो, ठीक है। होता है ना, कभी कभार एक्सचेंज होता है, कभी कभार सिर्फ एक्वायर होता है। एक्वायर बहुत तरीके से होता है, आप जंग कर सकते हो तो आपने उसका ले लिया हिस्सा, है ना। एक्वायर कभी कभार जो मैंने आपको कहा डिस्प्यूट, सॉरी, जो सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप ये लेते हो और वो वाला वो लेता है, तो आप एक्सचेंज करते हो। आज आपने यहां से हिस्सा लिया, कल आपने वहां से उसको हिस्सा दे दिया, हो गया एक्सचेंज। यानी इसका मतलब ये है कि हाउ एवर आर्टिकल 4 के अंडर मैं कह रहा हूं, आर्टिकल 4 के अंडर, आर्टिकल 4 कहता है कि इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज अ अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। हाउ एवर अगर आप एक्वायर करेंगे, अगर आप सीड करेंगे, अगर आप एक्सचेंज करेंगे, तो फिर उसके लिए क्या है, तो इनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है। नो प्रोविजन फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नो प्रोविजन कि इनके लिए हम क्या करेंगे, नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जब नो प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो फिर लाजमी अमेंडमेंट करनी पड़ती है अंडर आर्टिकल 368। बात समझ में आ रही है? जब नो प्रोविजन होगा इन द कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट इज मैंडेटरी? मैंडेटरी इज अमेंडमेंट। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। किसके अंडर? अंडर आर्टिकल 368। जब भी आप एक्वायर करेंगे, इसका मतलब शॉर्टली ये है, जब भी आप एक्वायर करेंगे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से, हाँ, नेपाल से, जहां से आप बॉर्डर टच करते हो, आप एक्वायर करते हो, उनका हिस्सा अपने पास लेते हो, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अंडर आर्टिकल 368। अगर आपको सीड करना है तो आप ऐसे सीड नहीं कर सकते हो सिंपल मेजॉरिटी से, आपको अमेंडमेंट करना है 368 के अंडर। अगर आप एक्सचेंज करते हो तब भी आपको क्या करना है? तब भी आपको अमेंडमेंट करना है अंडर आर्टिकल 368। समझ में आ रहा है? पक्का? यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? शाबाश, बोलो जल्दी। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं। जब एग्रीमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान, लैंड एग्रीमेंट बिटवीन, एग्जांपल दे सकता हूं, एग्जांपल लैंड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। ये बाहर की कंट्री है ना, आप क्या करना है? अमेंडमेंट करना होगा या सिंपल मेजॉरिटी से करना होगा? अमेंडमेंट करना होगा या सिंपल मेजॉरिटी से करना होगा? अमेंडमेंट करना होगा ना 368 के अंडर। तो किया ना, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया 2015 में, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। दिस इज द एग्जांपल। समझ नहीं आ रहा है? जब दो कंट्री के दरमियान एग्रीमेंट होगा, आप ये एरिया लेते हो, मैं आपका वो एरिया लेता हूं, यहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, अब इसके लिए क्या करना है? अमेंडमेंट करना। तो किया ना, 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2015। अब मैं और एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं। अगर कोई एरिया होगा, कोई एरिया होगा, वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा। ट्रिब्यूनल क्या होता है? हाँ, कोर्ट के पास जाएगा कि उसके टाइम पर क्या हो जाता है। इफ देयर इज एनी मतलब डिस्प्यूटेड एरिया, इट रेफर्स टू द ट्रिब्यूनल, व्हाट विल हैपन? सो एक लाइन आप लिखो, एन एग्रीमेंट टू रेफर्स ए बाउंड्री डिस्प्यूट। क्या लिखा? एन एग्रीमेंट टू रेफर्स अ बाउंड्री डिस्प्यूट टू ए ट्रिब्यूनल डज नॉट, ट्रिब्यूनल TRIBUNAL, tribunal does not require for its implementation. क्या लिखा? An agreement to refer a boundary dispute to a tribunal does not require for its implementation, does not require for its implementation any parliamentary legislation. इसका क्या मतलब है? अगर कोई भी बाउंड्री होगी, लैंड बाउंड्री है ना, लैंड बाउंड्री अगर होगी, हां, ये रेफर हो जाएगी कहां? ये अगर रेफर हो जाएगी किसके पास? रेफर्स टू
ट्रिब्यूनल। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की जरूरत क्या मतलब है इसका, ये पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन का क्या मतलब है? कोई डिबेट नहीं होगा, कोई बिल पास नहीं हो जाएगी, जो भी ट्रिब्यूनल का फैसला है वही मान। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन का मतलब यहां पर यह है कि हम यहां पर कोई अमेंडमेंट नहीं करेंगे अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी लैंड बाउंड्री होगी, हाँ, डिसएग्रीमेंट होगा, फिर वो ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, उसके लिए कोई पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है। यानी इसका मतलब यह है कि वी डोंट नीड टू अमेंड, हाँ, अंडर आर्टिकल 368। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इशू, कोई भी लैंड इशू होगा, वो रेफर जाएगा ट्रिब्यूनल के पास, तो उसके वक्त क्या हो जाएगा, अमेंड नहीं हो जाएगा। यानी उसके टाइम पर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन कोई भी नहीं होगी। यानी इसका मतलब है कि हमें वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? अब मैं आपको इसके रिलेटेड एक एग्जांपल दे सकता हूं। एक केस था मगनबाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मगनबाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। मगनबाई मगन, MAGAN, ना, इट्स अ नाउन, इट डजंट मैटर। मगनबाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें क्या हुआ था कि रन ऑफ कच्छ, ज्योग्राफी पढ़ा होगा, रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ जो है ये एक लाइन बाउंड्री है। क्या है? लाइन बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल यहां मैं आपको सिखा सकता हूं, ठीक है। तो कहां पर है, जो ये वाला इलाका है, ये टच करता है किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान के साथ जो ये लाइन टच करती है रन ऑफ कच्छ की जगह पर, वहां पर क्या हुआ, यहां पर डिसएग्रीमेंट था बिटवीन टू कंट्रीज। तो केस चला गया यहां पर किस में? सुप्रीम कोर्ट, यानी ट्रिब्यूनल के पास, कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट का जब चलता है तो फिर उस वक्त पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन नहीं होती, यानी उस वक्त हम अमेंडमेंट नहीं करते हैं अंडर आर्टिकल 368। तो उस वक्त ट्रिब्यूनल ने जो फैसला देगा, इसका मतलब यह है, जो ट्रिब्यूनल कहेगा उसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट खुद अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी से वो डिस्प्यूट सॉल्व करती है, ना कि वहां पर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन चाहिए उसके लिए। यानी जो लाइन, जो यहां पर रन ऑफ कच्छ का जो लाइन डिसएग्रीमेंट था या लाइन इशू था, हाँ, वो क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कुड सॉल्व दिस इशू by an executive order. Hence we don't need any parliamentary legislation. ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, जब भी ट्रिब्यूनल के पास जाता है तब भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत नहीं करनी पड़ती है। अगर अंडर आर्टिकल 2 या अंडर आर्टिकल 3 करते हो तब भी हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आर्टिकल 4 यही कहता है कि अगर आपने एक्वायर किया, अगर आपने सीड किया, अगर आपने एक्सचेंज किया, तो फिर उसके टाइम पर क्या करना होता है, उसके टाइम पर हमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पर नहीं होता है, तो उसके टाइम पर हमें लाजमी अमेंडमेंट करना पड़ता है अंडर आर्टिकल 368। समझ में आ रहा है? हाँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है ना, हमें क्या करना है, तो फिर क्या करना है, ऑब्वियसली अमेंडमेंट करना है। सर जो हाँ, एक केस है ना सर, कुकू आइलैंड्स, हाँ, जो म्यांमार इंडिया ने म्यांमार को गिफ्ट किया, तो वो भी सर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जवाहरलाल नेहरू ने सर। एग्जैक्टली, उसको अमेंडमेंट करना है। उसके लिए आप दे रहे हो ना उसको, आप उसको दे रहे हो, सीड कर रहे हो ना आप उसको, आप उसके लिए आपको ये करना है, चाहे आप गिफ्ट कर रहे हो, चाहे आप क्या एक्सचेंज कर रहे हो, चाहे आप वहाँ से लेते हो, आपको क्या करना है, आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। थोड़ी गवर्नमेंट खुद करेगी, ऐसा थोड़ी चलेगा, वहाँ पर मेजॉरिटी होनी चाहिए। कौन सी मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए, है ना, वो बहुत मुश्किल है।
क्योंकि वहां पर लोगों को राय पूछनी है ना, लोगों को राय मतलब है कि वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी व्यू वहां पर दिखाते हैं कि हाँ हमें करना है कि नहीं करना है। अदरवाइज अगर आपको याद होगा जब प्रीएम्बल के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि जब प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट सेक्युलर ऑलरेडी था कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल में और लाने की क्या जरूरत थी। जस्ट उस वक्त जो इंदिरा गांधी थी, जस्ट टू शो हर सुप्रीमेसी ओवर सुप्रीम कोर्ट, यानी वो दिखा रही थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हूं, मैं चेंज कर सकती, मैं वो कर सकती, मैं ये कर सकती हूं, उसका डिक्टेटरशिप दिखाना था असल में। अदरवाइज सोशलिज्म ऑलरेडी था, सेक्युलरिज्म ऑलरेडी था, अब क्या जरूरत था फिर से ये वर्ड्स ऐड करना वहां पर प्रीएम्बल में, कोई जरूरत नहीं थी जबकि ऑलरेडी था, लेकिन जस्ट टू शो द सुप्रीमेसी। अब वो बात होगी, ये था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ में और एक चीज है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ही आता है पार्ट 1 में। उसके बाद इसके साथ और एक चीज है जिसको हम कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, ठीक है, 1956। इस एक्ट के अंडर क्या किया गया था, जो मैंने आपको कल ही बोला था। असल में इस एक्ट के अंडर जो कैटेगरी ए था, कैटेगरी बी था, कैटेगरी सी था, कैटेगरी डी था, ठीक है, इसको खत्म किया गया। क्योंकि पहले हम कुछ इलाकों, कुछ एरियाज को हम बोलते हैं कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, जो मैंने आपको कल ही बोला, कैटेगरी सी एंड कैटेगरी डी। ये कैटेगरी ए खत्म, कैटेगरी बी भी खत्म, सी भी खत्म और डी भी खत्म। अब हमने क्या किया, इस रीऑर्ग एक्ट के अंदर स्टेट एंड यूटीज, ओके, स्टेट एंड यूटीज। ये 1956 की बात है। तो 1953 में क्या बन गया था, आंध्र प्रदेश एक्ट, हाँ, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट बन गई थी ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। याद रखना, आंध्र प्रदेश स्टेट बन गई थी ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। ये सच है कि झूठ है? 1953। तो जो ही 1953 में आंध्र प्रदेश बन गई स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, तो बहुत सारे एरियाज ने डिमांड की थी हमें भी स्टेट दे दो ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। अब क्या बनेगा, आंध्र प्रदेश में बहुत हलचल मची थी, हाँ, तो वो वहां से अलग हो गई, तो उसके बाद वो स्टेट बन गई, मगर बन गई ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज है वहां पर? अच्छा, चलो घर में चेक करना, ठीक है, किस लैंग्वेज पर उसको दिया गया था। हाँ, ये है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो क्या है, 1953 में बन गई स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। इस बुनियाद पर बाकी जितने भी रीजन्स थे वहां से भी डिमांड आने लगी कि हमें भी स्टेट दे दो, हमें भी स्टेट दे दो, हमें भी स्टेट दे दो। उस डिमांड पर क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया था, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फाजिल अली, हाँ, फाजिल अली कमीशन, जो असल में उसका हेड था, ठीक है भाई। 1953 की बात है। उसमें और भी मेंबर्स थे, फॉर एग्जांपल पानीकर था, फॉर एग्जांपल HM कुंजरू, कभी कभार क्वेश्चन आता है, हाँ, उसमें कौन कौन से मेंबर थे। तो ये उसमें मेंबर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1953 में बनाया। 1953 के बाद 1954 हो गया, 1955 हुआ। 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। ये क्यों बनाया गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स डिमांड करते थे कि हमें क्या होना चाहिए, हमें स्टेट होनी चाहिए, मगर सॉरी स्टेट नहीं, बहुत सारे एरियाज डिमांड करते थे हमें स्टेट होनी चाहिए ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि आपने किसको बनाया, आपने आंध्रा को स्टेट दे दिया तो हमें भी दे दो, आपने उसको लैंग्वेज भी दे दिया, हमें भी लैंग्वेज भी दे दो। तो फिर क्या हुआ कि 1955 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया, फिर 1956 पर इसी रिपोर्ट पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन गया, जिसको हम कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। इस पर क्या बोला गया था कि इट इज गुड टू गिव एनी एरिया स्टेटहुड ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, मगर इन्होंने डिनाई किया वन लैंग्वेज वन स्टेट, यानी हम एक लैंग्वेज पर एक स्टेट नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे हिंदुस्तान, आफ्टर एवरी किलोमीटर, हाँ, लैंग्वेज चेंज। इसका क्या मतलब है, तो फिर हर किलोमीटर के बाद आप स्टेट बनाएंगे? नो, बिकॉज देयर इज सम रिपोर्ट, देयर आर मोर देन 1600 लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। तो इसका क्या मतलब है, 1600 स्टेट्स बनाएंगे आप, हर 2 किलोमीटर के बाद आप स्टेट बनाएंगे? तो इन्होंने डिनाई किया कि हम
इट इज गुड, उन्होंने कहा कि इट इज गुड टू क्रिएट अ स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, बट दे डिनाई टू क्रिएट अ स्टेट ऑन द बेस ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट। वन लैंग्वेज वन स्टेट को डिनाई किया गया था, ठीक है। तो 1956 में ही क्या हुआ कि इनका खात्मा और उसके बाद ये वाला स्टेट एंड ड्यूटीज हो गया। असल में जो मैंने आपको कल ही बोला, फिर 7th काउंसिल अमेंडमेंट हो गया वगैरह वगैरह, जो मैंने आपको कल ही बोला था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द एडवांटेज, व्हाट इज द एडवांटेज फॉर क्रिएटिंग दिस स्टेट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। आपने आंध्रा को बनाया, कल आप किसी और को बनाएंगे, कल आप मराठा की लैंग्वेज पर अलग स्टेट बनाएंगे, कल आप कश्मीरी लैंग्वेज पर अलग स्टेट बनाएंगे, कल आप गुज्जर लैंग्वेज पर अलग कोई स्टेट बनाएंगे। व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? सो वी विल डिस्कस व्हाट आर द एडवांटेजेस। जरा आप मुझे बोलो क्या है एडवांटेज? शाबाश। मतलब उनकी जो हेरिटेज है सर, वो मतलब हेरिटेज उनकी मतलब कंजर्व रहेगी, हेरिटेज उनकी मतलब जो देखो क्या होता है, पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि एडवांटेज इसका ये है कि जब भी हम कोई किसी स्टेट को बनाते हैं ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, उधर क्या हो जाएगा कि जो पॉलिटिक्स होगी दैट विल बी वेरी क्लोज टू द पीपल। अपने ही लैंग्वेज के बंदे हैं, अपने ही लैंग्वेज के लोगों को आप हुकूमत कर रहे हो, अपनी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, सब कुछ तुम्हारी लैंग्वेज में हो रहा है, तो उस वक्त पॉलिटिक्स क्लोज हो जाती है किसके साथ? तो फर्स्ट पॉइंट यू राइट एडवांटेज में, हाँ, सिंगल लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, सिंगल लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग्स फंक्शनल पॉलिटिक्स, सिंगल लैंग्वेज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिंग्स फंक्शनल पॉलिटिक्स, हाँ, क्लोजर टू पीपल, closer to brings functional politics closer to people, ठीक है। सेकेंड, homogeneous administrative units, एक ही जैसे, हाँ, homogeneous। देन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है स्टेट लेवल पर, है ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। एट स्टेट लेवल, जो स्टेट लेवल है वहां पर क्या रहती है? वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है। और जब आप जम्मू जाते हो, वहां पर लोग बहुत सारे हैं जो कश्मीरी बोलते हैं, तो आपको लगता है कि अपनापन है। जब आप चंडीगढ़ जाते हो, वहां पर कोई कश्मीरी नहीं बोलता है, तो आपको क्या लगता है? महसूस इनसिक्योरिटी महसूस होती है। तो साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी आपको फील होती है, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी, साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी आपको फील होता है, महसूस होता है, ठीक है। सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। नेक्स्ट, प्रमोशन। नेक्स्ट यू राइट प्रमोशन ऑफ काज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, promotion of cause of regional language। अच्छा, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा, है ना। एडवांटेज अगर है कि ऐसे ऐसे फायदे हो रहे हैं, पॉलिटिक्स क्लोज आती है, सेंस ऑफ वो साइकोलॉजिकल बिलोंगिंगनेस आपको लगता है बिकॉज ऑफ सेम कल्चर, तो आपको इतने सारे फायदे हैं, लेकिन नुकसान भी हो सकता है इसका। तो नुकसान क्या है? शाबाश। जो ये मल्टीपल सब नेशनलिज्म जो होता है, इससे प्रॉब्लम हो जाती है। मल्टीपल सब नेशनलिज्म की वजह से रीजनलिज्म क्रिएट होता है। आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पर है, वो अनंतनाग का है, वो अनंतनाग के बारे में सोचता है, आपको कुपवाड़ा के बारे में भी सोचना होगा, है कि नहीं। जो कुपवाड़ा का है वो सिर्फ कुपवाड़ा के बारे में सोचता है, तो वो अनंतनाग के बारे में नहीं सोच रहा है। तो मतलब इसका ये है, जो जम्मू एंड कश्मीर रहता है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि पंजाब जो है वो अलग है, आपको पंजाब के बारे में भी सोचना चाहिए, पंजाब वाले को तमिलनाडु वाले के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, जब आपको अपनी लैंग्वेज पर अलग रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, एक अलग आइडेंटिटी दी जाती है, आप अपने ही बारे में सोचते हो, तो नेशन के बारे में आप नहीं सोचते हो। सो यू राइट फर्स्ट पॉइंट, डिसएडवांटेज, मल्टीपल
multiple sub-nationalism leads to regionalism in India. Multiple sub-nationalism leads to regionalism in India. Regionalism in India. Next point, emergence of sons of the soil. ये क्या होता है? Emergence of sons of soil, यानी आप जिस सॉइल में पैदा हुए हैं आप बोलते हो बस यही मेरा है। पंजाब को क्या हो जाएगा? जलने दे दो, जलने दो, जल रही है जलने दो, ठीक है। लेकिन आप अपने बारे में सोच रहे हो। पंजाब क्या सोच रही है? हिमाचल को तबाही हो रही है, होने दो, लेकिन मेरा पंजाब बचना चाहिए, ठीक है। तो ये फीलिंग जो आती है, आप जहाँ पर पैदा हुए हो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचते हो, ये भी ठीक नहीं है। थर्ड पॉइंट यू राइट, delayed emergence of truly official language. Delayed emergence of truly, T-R-U-E-L-Y, truly official language, ठीक है। ओके, अब देखो क्या है। अब जो बहुत सारे पीरियड्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई हिंदुस्तान में कि कुछ लोग कहते हैं नहीं हमें ये करो, कुछ लोग कहते हैं हमें ये करो, जो गोरखास हैं, बोडोज़ हैं वगैरह वगैरह, वो कहते हैं हमें ये करो वगैरह करो। तो क्या हुआ कि हम कहते हैं बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स बन गए उसकी बुनियाद पर, या हम कह सकते हैं हेडिंग में फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स। ये मैंने पढ़ाया था उस टाइम पर, पढ़ाया था पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? लिखवाया था क्या? ऐसे पढ़ाया था। फॉर्मेशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स। देखो, डिमांड उठी उन एरियाज में जहां पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी। स्मॉल, या मैं कहता हूं लेस डेवलप्ड एरियाज जो थे, मैं कहता हूं कि सबसे पहले जो डिमांड उठी ना स्टेट बनने के लिए, स्मॉल स्टेट बनने के लिए, वो उठी लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ लार्ज स्टेट्स। लेस डेवलप्ड एरियाज ऑफ लार्ज स्टेट, मैं कहता हूं जो डिमांड उठी, किस चीज के लिए डिमांड उठी? हाँ, डिमांड उठी किस चीज के लिए? स्टेट के लिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? बट स्मॉल स्टेट्स। डिमांड उठी, देयर वाज अ डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट्स, बट फ्रॉम वेयर? जो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड एरियाज थे ऑफ लार्जर स्टेट्स। इकोनॉमिकली वो लेस डेवलप्ड रीजन्स थे, मगर बड़े बड़े स्टेटों में कुछ एरियाज ऐसे थे, हाँ, बड़े बड़े स्टेटों में कुछ एरियाज ऐसे थे जो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड थे, उन्होंने वहां पर डिमांड अराइज की। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र, फॉर एग्जाम्पल यूपी, फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा। तो इन्होंने क्यों डिमांड की? क्योंकि इकोनॉमिक डिप्राइवेशन की वजह से, इकोनॉमिक के लिए बहुत ही लेस डेवलप्ड थे, तो इन्होंने इसलिए डिमांड की थी कि हमें क्या करो, हमें स्टेट दे दो, ठीक है। क्या ये सही है? इन एरियाज को हम स्टेट अलग से देंगे? शाबाश। आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज एन आर्ग्यूमेंट? आर्ग्यूमेंट इन फेवर, आर्ग्यूमेंट इन फेवर। इन फेवर में आप क्या करते हो? आर्ग्यूमेंट इन फेवर। आर्ग्यूमेंट इन फेवर में आप क्या करते हो? क्या आपका क्या नजरिया है कि हमें इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अगर हमने दिया है कभी, उसे क्या प्रॉब्लम हुई है? अगर हमने दिया है तो उसे क्या फायदा हुआ है आज तक? शाबाश। सबसे पहले जो मैंने आपको अभी बोला, जो फंक्शनल पॉलिटिक्स जो होती है वो क्लोज बनती है किसको? लोगों को। और स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल बनती है स्टेट की लोगों के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट यू राइट, फर्स्ट पॉइंट, it brings functional politics close to people. It brings functional politics close to people.
and makes state government more responsible and makes state government more responsible towards people, ठीक है। सेकेंड, उसे क्या होता है, सेकेंड यू कैन राइट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, proper distribution of central funds, ठीक है, डेवलपमेंट होती है। अच्छा, थर्ड, कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, ठीक है, ये है आर्ग्यूमेंट इन फेवर। नाउ टेल मी आर्ग्यूमेंट इन अपोजिशन। शाबाश, शाबाश। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो ही अगर ऐसा हो जाएगा, अगर गवर्नमेंट ऐसे चाहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हम अगर ऐसा करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, जो डोरमेंट एरियाज होंगे वो डिमांड करेंगे स्टेटहुड। फॉर एग्जांपल बोडोलैंड, गोरखालैंड, हाँ, तो वो क्या करेंगे, जो जिसके लिए वो लड़ रहे हैं कि हमें अलग दे दो। मुझे ये बोलो कि अगर उनको अलग अलग दिया जाएगा, कश्मीर वाले अलग बोलते हैं, बोडो वाले अलग बोलते हैं, गोरखास अलग बोलते हैं, पंजाब के जो सिख हैं वो अलग बोलते हैं, तो कितना अलग अलग करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट तो क्या हो जाएगा इससे, ऑब्वियसली इंडिया विल बी ब्रोकन इनटू मेनी पार्ट्स। तो ये पहली प्रॉब्लम है। सो ये राइट फर्स्ट प्रॉब्लम, आर्ग्यूमेंट इन अपोजिशन, है likely to raise the dormant statehood, likely to raise the demand, to raise the dormant, D-O-R-M-A-N-T, dormant statehood demand, likely to raise the dormant, D-O-R-M-A-N-T, dormant statehood demand like Gorkha land, Bodo, Gorkha land, Bodo, B-O-D-O, Bodo land, etc. Second, may not be economically viable, इकोनॉमिकली वेबल नहीं होगा जब अगर हम छोटे छोटे रीजन को क्या करेंगे, स्टेट देंगे, ठीक है। may set a bad procedure rather, may set a bad procedure, huh, leading to balkanization of India, means division of India, leading to balkanization of India। अच्छा, अगर ये वाले फिर छोटे छोटे इलाके को हम स्टेट बनाएंगे, फिर वो छोटे छोटे इलाके दूसरे छोटे इलाके के साथ एक छोटी स्टेट दूसरी छोटी के साथ ट्रेड करेगी। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, ये पंजाब के साथ ट्रेड करती है, तो जो यहाँ से लेके ये माल बाहर जाती है पंजाब, वहाँ पर टैक्स लगता है। अब आपने कश्मीर को अलग बनाया, रामबन को अलग स्टेट बनाया, जम्मू को अलग स्टेट बनाया, सांबा को अलग स्टेट बनाया, पंजाब मान लो कि अलग स्टेट है। आपको इतने स्टेट से क्रॉस करना है, इतने स्टेट से आपको टैक्स भरना पड़ेगा बॉर्डर पर। तो मुझे ये बोलो वो कितना महंगा हो जाएगा वो प्रोडक्ट जो वहाँ पर जाएगा। फिर वहाँ पर लोग कहाँ वो आपका खरीदेंगे जो वो ज़्यादा महंगा होगा। इकनॉमिक्स में आप पढ़ते होंगे, हाँ, किसी चीज़ का प्राइस अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर लोग उसको कम, लेकिन कोई चीज़ ऐसे होते हैं जिनका प्राइस बढ़ जाता है, उनका डिमांड बढ़ जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, देखो जिन चीज़ों की प्राइस ज़्यादा हो जाता है उनकी डिमांड कम हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका वैल्यू ज़्यादा बढ़ता है, उनकी डिमांड भी उतनी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल पेंटिंग, अच्छा मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ।
पेंटिंग जितनी सस्ती होगी ना उतना लोग नहीं लेते हैं, जितनी पेंटिंग महंगी हो जाती है ना। मन फिल्म देखिए, हाँ डायमंड, डायमंड की भी होती है। शाबाश। इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं? गिफ्ट एंड गुड्स। ओके, सो मे सेट ए बैड प्रोसीजर विच विल लीड टू व्हाट? बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। तो थर्ड मैंने आपको ये बोला कि अगर हम स्टेट, छोटे छोटे स्टेट बनाएंगे तो फिर एवरी स्टेट यू हैव टू क्रॉस। जब आप एवरी स्टेट से क्रॉस करेंगे तो हर किसी बॉर्डर पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, कस्टम ड्यूटी। तो फिर आप मुझे बोलो कि जहाँ पर आपका माल पहुँचेगा वहाँ पर कितना महंगा हो जाएगा। जब वहाँ पर महंगा हो जाएगा तो आपकी प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा? तो मुझे ये बोलो आपकी डेवलपमेंट हो जाएगी? तो ऑब्वियसली नॉट। सो यू राइट फोर्थ पॉइंट कि थर्ड पॉइंट क्या है? इंटर स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंटर स्टेट ट्रेड एंड अदर economic activity will be affected by number of taxes, अच्छा, अब आपने मान लो कि 5 मिनट के लिए आपने स्टेट बना दी, छोटी छोटी स्टेट। मुझे ये बोलो वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी? क्या इसके लिए हमें कोई प्रूफ है? यस, वी हैव प्रूफ। देखो, कहते हैं कि अगर हम छोटी छोटी स्टेट्स बनाएंगे वो इकोनॉमिकली वेएबल नहीं होते हैं, ऑब्वियसली नॉट। इसके लिए हमें एग्जांपल है, आपने नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी स्टेट को स्टेट बनाया, छोटे छोटे एरियाज़ को स्टेट बनाया, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज़ को आपने स्टेट बनाया। दिस इज़ द प्रूफ फॉर अस कि अगर हम छोटे एरियाज़ को स्टेट बनाएंगे वहाँ पर इकोनॉमिकली वेएबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो फॉर शॉर्ट पॉलिटिकल गेन्स के लिए नीदर वी शुड सपोर्ट इट नॉर वी शुड गो अगेंस्ट इट। नहीं, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए हमें इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स हैं वो इकोनॉमिकली वेएबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो फिर व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस, जिन कंडीशंस पर हमें एक स्टेट को स्टेट बनानी चाहिए? मैंने पहले ही कहा कि वी शुड नॉट सपोर्ट इट फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोर्ट नहीं करना चाहिए, नॉट टू सपोर्ट फॉर शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स। क्योंकि वी हैव अ प्रूफ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया वी क्रिएटेड स्मॉल स्टेट्स एंड सी द कंडीशन ऑफ दो स्टेट्स, है ना, बहुत प्रॉब्लम है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। व्हाट इज द कंडीशन जो हमें करना चाहिए? व्हाट इज द प्रोसीजर? ऑन व्हाट बेसिस वी शुड मेक ए स्टेट? व्हाट आर द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट? नंबर 1 नहीं, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। लेकिन मैं कहता हूं किस बुनियाद पर आप स्टेट को स्टेट बनाएंगे, किसी एरिया को स्टेट बनाएंगे, किन बुनियाद पर? रिसोर्स तो हर जगह है, वो तो मिजोरम में भी है। अजितम संगतर, हाँ, पहला पॉइंट यू कैन राइट, या आप कह सकते हो अल्टीमेट क्राइटेरिया। हाँ, ऐसे लिखो आप, अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशिंग, अल्टीमेट क्राइटेरिया फॉर एस्टेब्लिशिंग न्यू स्टेट्स शुड बी नंबर 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए। अगर आपको लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली कन्वीनियंस है तो फिर आप उसको स्टेट बना सकते हो। सेकंड, व्हाट इज सेकंड? इकोनॉमिक फीजिबिलिटी के लिए। इकोनॉमिक फीजिबिलिटी के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हर किसी एरिया को आप बनाएंगे स्टेट, फिर जब आपका बिजनेस करना होगा आप तीसरे चौथे स्टेट में जब चले जाओगे तो हर किसी बॉर्डर पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप देखो कि आपकी इकोनॉमिक हालत क्या हो जाएगी। थर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट जो ये होना चाहिए वो दैट इज पॉलिटिकल, लिखो पॉलिटिकल कंसेंसस। पॉलिटिकल कंसेंसस होना चाहिए। तो इनके बुनियाद पर मे भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस पर खास ख्याल रखना कि ऐसे
क्राइटेरियाज होने चाहिए जिस पर आप किसी स्टेट को स्टेट बनाएंगे, वो अलग हैं। आप पढ़ते हो पॉपुलेशन, टेरिटरी, हाँ, गवर्नमेंट, सॉवरेंटी, दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, जिस स्टेट को हम स्टेट कहते हैं, दैट इज अ सेपरेट टॉपिक। लेकिन यहाँ पर किन बुनियाद पर आप किसी, अगर आपको चाहना है, अगर आप चाहते हो कि क्राइटेरिया क्या होना चाहिए एक स्टेट को बनाने के लिए, क्योंकि जबकि बहुत सारे एरियाज़ ने यहाँ पर डिमांड की थी हमें स्टेट होनी चाहिए, फिर हमने बनाया भी, लेकिन आप देखो उनकी इकोनॉमिक हालत क्या है। ठीक है, देखो जब आसाम, जब अरुणाचल प्रदेश को जाना होगा, फॉर एग्जाम्पल मेघालय, उसको आसाम से जाना है, तो उसको आसाम के बॉर्डर पर टैक्स देना है, फिर जब आसाम का बॉर्डर और मेघालय का बॉर्डर जो है वहाँ पर टैक्स देना है। देखो वो उनकी इकोनॉमिक हालत क्या होगी। तो व्हेन यू आर पेइंग टैक्स एट एवरी स्टेप, तो आप खुद ही देखो कि आपका प्रोडक्ट कितना महंगा होगा। चाइना इतना क्यों एक्सप्लोर हो रहा है? द रीज़न इज उसके प्रोडक्ट सस्ते हैं, उसके प्रोडक्ट्स सस्ते हैं। उसने हर किसी दुनिया की हर किसी मार्केट में अपने प्रोडक्ट से फ्लोरिश किया है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो कैमराज हो, चाहे वो टीवी हो, कुछ भी चीज़, कपड़े हों, कुछ भी चीज़, चाहे वो ना खिलौने के वो चीज़ें होते हैं, हर किसी मार्केट में उसने अपने प्रोडक्ट्स रखे हैं और सस्ते में रखे हैं, ताकि देखो फॉर एग्जांपल जियो से कितना फ़ायदा आता है आपको? बहुत कम। देखो उसको वो इतनी बड़ी कंपनी, नो डाउट, आप देखो टावर पर कितना खर्चा आता है, जो उसके लिए बंदे जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए कितना खर्चा आता है, जहाँ पर ये जियो के शोरूम्स, कंपनियाँ जहाँ पर होती हैं वहाँ पर कितना खर्चा आता है, एम्प्लॉय कितने इसमें हैं, ठीक है। फिर रिचार्ज करते हो उस पर कितना टैक्स लगता है, तो बहुत कम इसको बनता है। मगर यही बहुत कम हर किसी इंडिविजुअल से मिलता है, तो ये बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो उसने सस्ता रखा है हर किसी मार्केट में, लेकिन हर किसी मार्केट में सस्ता रखा है, तो कम ही आता है हर किसी मार्केट से, तो वो बहुत बनता है। अगर मैं 2016 की बात करूँगा ना, 2016 में चाइना इतना बड़ा हुआ कि 2016 में इसने इतना स्टील प्रोड्यूस किया। 2016 नॉर्मल ईयर इट वाज अ नॉर्मल ईयर फॉर चाइना, कि इतना स्टील प्रोड्यूस हुआ जितना इंग्लैंड ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर भी नहीं किया। अब देखो उसकी ग्रोथ कितनी आगे हो रही है, ठीक है। 30 साल पहले चाइना क्या था, अब देखो 30 साल में चाइना कितना आगे हुआ। ये क्या है कि जितने प्रोडक्ट्स आपके बाहर सस्ते में मिल रहे हैं, तो उतना ही आप पैसा कमाते हो। फॉरेन एक्सचेंज आता है, आप इकोनॉमिक्स से पढ़ते होंगे, फॉरेन एक्सचेंज आता है। जब फॉरेन एक्सचेंज आता है तो कंट्री की डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। इसके अलावा क्या है, ये था यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में। उसके बाद जो है दैट्स कॉल्ड सिटीजनशिप, सिटीजन्स। तो सिटीजन के बारे में आप क्या जानते हैं? शाबाश। टाइम हो गया।